हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन सेकंड एंड थर्ड में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंदाज़ा है जिसका बन सकता है उनको हम कवर करेंगे। फोर्थ लेसन को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम फिफ्थ लेसन एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक एंड फोबियाज के ऊपर डिस्कस करते हैं। ओके, जस्ट इसके बाद ही आपको वो लेसन मिल जाएगा। ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोपैथोलॉजी लेसन सेकेंड। अभी तक हमने बेसिक जो फाउंडेशन तैयार किया अपना साइकोपैथोलॉजी में, MPCE 011 या 011 आप बोल सकते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी फर्स्ट बुक लेसन सेकेंड हम शुरू करें यहाँ से। तो क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोपैथोलॉजी में आपको क्या समझना होगा भाई, किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है डिसऑर्डर्स का, समझ रहे हैं। अब इतने सारे डिसऑर्डर्स है, पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो आपको इतना कंफ्यूजन हो जाएगा भाई हो क्या रहा है। तो इसको याद तो बिल्कुल भी नहीं करना है अभी के लिए, ठीक है, अभी के लिए याद नहीं करना है। इसीलिए मैंने इसको क्या किया, एक टेबुलर फॉर्म में आपके लिए लेके आया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। फिर भी मैं आपको एक बार ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूँ, जब हम आगे इनसे फैमिलियर सा महसूस हो, जब भी हम इनको डिस्कस करें तो फैमिलियर महसूस हो। इनमें से कुछ को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं और कुछ को हम नेक्स्ट चैप्टर और फिर अदर वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोपैथोलॉजी में सबसे पहले हमने लिखा है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। अभी मैं ये बताने से पहले न्यूरो डेवलपमेंटल बाइपोलर क्या होता है, इनसे पहले मैं बता देता हूँ कि डिसऑर्डर क्या होता है एक्चुअली। डिसऑर्डर कोई भी ऐसे बिहेवियर, मेंटल प्रोसेसेस, इमोशन जो लंबे समय तक आपके बिहेवियर में शो हो रही हो, ठीक है, आपकी बॉडी में शो हो रही हो, कुछ भी ऐसे सिम्टम्स, ठीक है, जो आपकी डेली फंक्शनिंग को अफेक्ट करे। ओके, पहली बात। दूसरा, लंबे समय तक चल रही है भाई वो, ठीक है, और आपके फ्यूचर में या सोसाइटी में आपको अनएक्सेप्टेबल महसूस करवा दे, वो होगा डिसऑर्डर आपके लिए। आप किसी भी डिसऑर्डर को पिक कर लीजिएगा, न्यूरो डेवलपमेंटल को, बाइपोलर को, ASD को, एंजाइटी डिसऑर्डर को। सबसे पहले मैं आपको एंजाइटी डिसऑर्डर के एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि डिसऑर्डर एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, नॉर्मल पर्सन को क्या होती है भाई, एंजाइटी आप सभी को हुई है, मुझे भी हुई है अपने एग्जाम टाइम में, है ना। एग्जाम में सभी को एंजाइटी होती है, नर्वसनेस, बॉडी में टेंस फील होता है, थोड़ा नर्वसनेस, थोड़ा थोड़ा जब फर्स्ट इंटरव्यू होता है, पहली बार आप क्रश से मिलने के लिए जा रहे हैं, पहली बार आपने किसी को प्रपोज किया है तो एंजाइटी होती है। ऐसे ऐसे में अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर क्वेश्चन करना चाहें, भाई साहब व्हाट इज इन एंजाइटी, आप एंजाइटी एंजाइटी बोल रहे हैं, क्या होती है एंजाइटी। तो एंजाइटी कोई ऐसी टर्म नहीं है कि आपने देखा अच्छा ये एंजाइटी है, ये ऐसी ऐसी कोई भी एक टर्म नहीं है। स्पेसिफिक टर्म आप एंजाइटी के लिए नहीं बता सकते। आप कहेंगे जैसे कि नर्वसनेस, ठीक है, नर्वसनेस हम कहें कि एंजाइटी के दौरान आप में हो सकता है हाथों में थोड़ा कंपन आ जाए, ठीक है, या फिर हम कहें आपका गला सूखने लग जाए। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ सम सिम्टम्स, आप उसको एंजाइटी कहेंगे। आप महसूस कीजिए, जब आप किसी को पहली बार प्रपोज कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में कैसा होता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, स्वेटिंग, है ना, गला सूखता है बार बार, आप बार बार यूं करते हैं, पता नहीं क्या होगा। या आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, बैचलर ऑफ साइंस, फर्दर वीडियोस में मैं एग्जांपल जरूर लूंगा ये वाला, ठीक है। तो BSc में क्या होता है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इतने सारे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होते हैं। या फिर आप क्लिनिकल में ही मान लीजिए आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हो और आपको ये पता लग रहा है भाई आप एग्जाम के टाइम देख रहे हो ये वीडियो और आपको परसों एग्जाम देने के लिए जाना है। अब आप यूं कंफ्यूज है, क्या एग्जाम में आएगा, क्या जो क्वेश्चन आएगा वो मुझे आएगा या मैं लिख सकता हूं, ठीक है, इस बात को आप सोचे जा रहे हैं, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता, ठीक है। तो एंजाइटी को समझने के लिए नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश की। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी आपको, जैसे कि आप यूं करोगे रिलैक्स, हम ऐसा करते हैं ना, इंटरव्यू में बैठे हैं हम, बाहर हमें बुलाने ही वाले हैं अंदर ऑफिस में, तो आप करेंगे रिलैक्स ब्रो, रिलैक्स, घबरा मत घबरा मत, हम अपने आप को तसल्ली देते हैं, है ना। हार्ट बीट वहां से इंक्रीज हो जाती है। कुछ अगर आपको थोड़ा सा गर्मी है या सर्दी है तो स्वेटिंग भी हो सकती है। आप बार बार पानी मंगवा रहे हैं वहां से कि भाई मुझे पानी पिला दो भाई, है ना। तो ये सभी सिम्टम है, कॉम्बिनेशन ऑफ सम सिम्टम जिसको आप एंजाइटी कहते हैं, जो कि आपकी डेली फंक्शनिंग को अफेक्ट करेगी, मींस आपके इंटरव्यू को अफेक्ट करेगी, आपकी प्रपोजल को अफेक्ट करेगी, आपकी या फिर मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम कहीं टीच कर रहे हैं तो वहां पर आपको एंजाइटी हो सकती है। तो आपकी लाइफ में कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क को उसको अफेक्ट करेगी। लेकिन वो डिसऑर्डर कब बनता है, पॉइंट ये आता है, एंजाइटी इज नॉर्मल, कोई होनी भी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज आप तो पत्थर हो जाएंगे।
इंसान होने के लिए आप में इमोशन तो होना ज़रूरी है ना, तो उसलिए एंजाइटी ज़रूरी है ना। एंजाइटी ज़रूरी है ताकि हम आने वाले चैलेंज को फेस करने के लिए प्रिपरेशन कर सकें। आपको पता है एग्जाम में आपको ये वाले इतने सारे थोड़े कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को समझना होगा, एगोरोफोबिया, नोमोफोबिया, एक्वाफोबिया, इन सभी को समझना होगा। तो मैंने बता दिया तीनों का वर्ड, मैंने बताया, मीनिंग नहीं अभी मैंने बताया। तो मैं एगोरोफोबिया बताऊं तो पब्लिक प्लेसेस में आपको जाने से डर लगेगा, एक्वाफोबिया पानी से आपको डर लगता है, नोमोफोबिया मोबाइल फोन से आपको डर लगता है। हालांकि तीनों रेयर है ना, कुछ पेशेंट पाए जाते हैं जो इन से सफ़र करते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है भाई, अब ये डिसऑर्डर कब बन जाता है, एंजाइटी डिसऑर्डर कब बन जाती है? एंजाइटी डिसऑर्डर तब बन जाती है जब ये कंसिस्टेंट पैटर्न शो करे, आपकी हर दिन लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करे, आपकी डेली फंक्शनिंग को अफेक्ट कर दे। अप्रोक्सीमेट 1 और 2 मंथ या 6 मंथ जो क्राइटेरिया DSM-4 या 5, आजकल 5 चल रहा है, 5 TR। तो अब आप पूछेंगे DSM क्या होता है, तो काफ़ी कंफ्यूजन होने वाला है आपको आज की वीडियो में, लेकिन धीरे धीरे हम इनको कवर कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर था कि जब ये लगातार आपके बिहेवियर में शो कर रहे हैं, ठीक है, तो तब वो आपको डिसऑर्डर कहेंगे कि हाँ भाई किसी पर्सन को डिसऑर्डर है, क्योंकि ये डेली बेसिस पर इसकी फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रही है ये सिम्टम्स। सैडनेस कहते हैं, हम कहते हैं ना डिप्रेशन में चले गए भाई, तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर हम वहाँ पर बोल सकते हैं। तो डिप्रेशन में जाना सभी के लिए कॉमन है। कॉमन कब है? मान लीजिए आपकी लाइफ में किसी लव्ड वन की डेथ हो जाती है ना, तो लव्ड वन की डेथ होने पर 1-2 दिन तो हमें यार वैसे भी बात करने का मन नहीं करता, खाना खाने का मन नहीं करता, ऑटोमेटिक, और ये ह्यूमन नेचर है, इट्स अ नॉर्मल। लेकिन अगर ऐसा 6 महीने तक चलता रहे तो कैसा करेंगे आप? फिर तो आपका काम चलने वाला नहीं है, तो फिर वो क्या बन जाएगा? डिसऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, कंसिस्टेंट पैटर्न। अब आपको डिसऑर्डर का समझ आ गया क्या होता है। अब मैं कुछ डिसऑर्डर्स को बताऊंगा, अभी सिर्फ आपको इनको पढ़ना है, याद नहीं करना, क्योंकि 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात है नहीं। ठीक है, ओवरव्यू लेते हैं, चले क्या कहती है। तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वे डिसऑर्डर जिनका कारण क्या होता है, हमारे न्यूरो डेवलपमेंटल मीन्स हमारे न्यूरॉन्स में, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में इस फंक्शन की वजह से, इंपेयरमेंट की वजह से कुछ डिसऑर्डर किसी पर्सन को हो जाए तो उनको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। उनमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम जिसे ASD, अभी हम डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, देखिए तो पहला ही डिसऑर्डर हम डिस्कस करेंगे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसको भी डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिक लर्नर डिसऑर्डर, लर्निंग डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया और डिसकैल्कुलिया, आई थिंक फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने ये किए होंगे, है ना। तो ये सभी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में कैटेगरी में आते हैं। ओके, स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर। अब इनको आप कैसे पहचानेंगे भाई? आप जब आपकी ना थॉट प्रोसेस में, जब आप इंफॉर्मेशन को लेने में प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रही है, जैसा आपने देखा होगा ना कि रियलिटी में कुछ और है, आप कुछ और ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान लीजिए रस्सी को सांप बना रहे हैं, इस तरह से आप अभी समझ सकते हैं। इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे, तब आप इनको ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डिसरप्शन इन थॉट, परसेप्शन, रियलिटी टेस्टिंग, बिहेवियर। तो सिजोफ्रेनिया के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स है सिजोफ्रेनिया, सिजोअफेक्टिव डिसऑर्डर, डेल्यूजनल डिसऑर्डर्स। ओके, अब बात करते हैं बायपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर्स की। अब भाई बायपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर क्या कहते हैं? आपके मूड्स में काफ़ी स्विंग, अप एंड डाउन, एक्सट्रीम लेवल पर, कभी सैड, कभी खुश, कभी दुख, है ना, इस तरह से चल रहा है। तो बायपोलर डिसऑर्डर, यहाँ पर बायपोलर 1 हो सकता है, बायपोलर 2 हो सकता है, साइक्लोथमिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। ये सभी आपके फर्दर चैप्टर्स में आ जाएंगे। ठीक है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जहाँ पर आपका सैडनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड अदर सिम्टम्स दैट इंटरफेयर विद डेली लाइफ। समझ आ रहा है अब आपको? थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बन पा रही है एक्चुअल में होते क्या है डिसऑर्डर। तो ये तो एक कैटेगरी है। ठीक है, इनके बेस पे आप मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की बहुत वही भयानक वाला डिप्रेशन हो गया यहाँ पर, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, डिस्थेमिया जिसको बोल सकते हैं, डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। ओके, एंजाइटी डिसऑर्डर, अब आप इसको ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि हमने ASD और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को बताया कि अभी इसी चैप्टर में डिस्कस कवर करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो एंजाइटी डिसऑर्डर पर होगी कि भाई एंजाइटी क्या होती है, पैनिक क्या होता है, फोबिया क्या होती है, बिल्कुल इसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे उसको। ठीक है, तो कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव वरी। एंजाइटी क्या है? आप एग्जाम के बारे में अनवांटेड सोच रहे हैं, कुछ हद तक वांटेड है कि हाँ भाई प्रिपरेशन करनी है, जो वो वांटेड है ना भाई, हाँ जो रिक्वायर है भाई आपको सोचना है, इतनी एंजाइटी होनी चाहिए,
वो एंजाइटी हेल्दी एंजाइटी होती है, ताकि आप प्रिपरेशन कर पाएँ उस चैलेंज को फेस करने के लिए, उस एग्ज़ाम में जाने के लिए, उस एग्ज़ाम में जो चैलेंजेस आने वाले, जो टिपिकल क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, मुश्किल डिफिकल्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, उनको फेस करने के लिए आपको तैयारी करनी होगी, और वो एंजाइटी ज़रूरी है। लेकिन लंबे समय तक एक्सेसिव वरी, फिजिकल सिम्टम ऑफ एंजाइटी, इसमें आ जाएगा GAD, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, स्पेसिफिक फोबियाज। अब पैनिक डिसऑर्डर, स्पेसिफिक फोबियाज फर्दर चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आई थिंक सोशल एंजाइटी और जनरलाइज अभी इस चैप्टर में नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या होगा, ठीक है। ओबेसिव कंपल्सिव रिलेटेड डिसऑर्डर, ओबेसिव कंपल्सिव मीन्स आप रिपीटेटिव बिहेवियर शो कर रहे हैं, रिपीटेटिव थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं, तो इसमें कौन से होंगे, OCD और बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, होर्डिंग डिसऑर्डर। ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड क्या होते हैं भाई, जो लाइफ की स्ट्रेसफुल इवेंट से, ठीक है, या किसी को एक एक्सीडेंट हो जाए, ट्रॉमेटिक सिचुएशन की वजह से किसी को डिसऑर्डर हो जाए, उसकी डेली फंक्शनिंग अफेक्ट होना शुरू हो जाए, जैसे कि PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। नेक्स्ट वन इज अ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। अब डिसोसिएटिव डिसऑर्डर क्या कहता है भाई, ब्रेक इन मेमोरीज, थॉट, आइडेंटिटी, अवेयरनेस, यहाँ पर आपको लॉस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर DID लिख सकते हैं हम, डिसोसिएशन आइडेंटिटी डिसऑर्डर। एमनीशिया, एमनीशिया समझते हैं, हमने फर्स्ट ईयर में समझा था HM के केस में। डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर्स। सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स की बात करें तो कैरेक्टराइज्ड बाय फिजिकल सिम्टम्स दैट आर नॉट एक्सप्लेन बाय ए मेडिकल कंडीशन, ऐसे फिजिकल सिम्टम्स जो मेडिकल कंडीशन के थ्रू एक्सप्लेन ना किए जाए, जैसे कि कन्वर्जन डिसऑर्डर, पेन डिसऑर्डर, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, कि यहाँ पर लगता है कि हमें दर्द है लेकिन एक्चुअल में होता नहीं। समझ पा रहे हैं? इनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियोस में। अभी आप इनको सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए, एक रीडिंग लीजिए, ताकि आप फर्दर वीडियोस में फैमिलियर सा महसूस करें, हाँ मैंने सोमैटिक के बारे में भी पढ़ा था, है ना। फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर, गजब का डिसऑर्डर है भाई, इसको आप करेंगे ना तो आपको मजा आएगा, मतलब डिसऑर्डर नहीं करना है बल्कि इसको हम डिस्कस जब करेंगे तो आपको मजा आएगा। आप फीडिंग डिसऑर्डर में क्या होता है कि आप अपने ईटिंग बिहेवियर से परेशान होते हैं, या तो आप ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं, अपनी बॉडी की शेप को लेकर, वेट को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, बिंज ईटिंग, समझ पा रहे, तो इनको सभी को डिस्कस करेंगे। एलिमिनेशन डिसऑर्डर, एलिमिनेशन डिसऑर्डर मीन्स प्रॉब्लम विद बॉल और ब्लैडर कंट्रोल, कि आपके स्टमक में प्रॉब्लम होती है वहाँ पर। इसमें कौन सी आएगी, एन्यूरिसिस, बेड वेटिंग करना, एनकोपरेसिस, फेकल इनकंटिनेंस। आप यहाँ पर कह सकते हैं जो फिसिस होती हैं उस स्टूल पर है जो कंट्रोल नहीं होता बच्चे का, तो वो एक्सपल्शन शो करता है वहाँ पर, ठीक है। स्लीप वेक डिसऑर्डर, स्लीप वेक डिसऑर्डर किसे कहेंगे, आपकी डिस्टर्बेंस कहाँ पर, नींद में डिस्टर्बेंस काफ़ी लोगों को होती है ना, कि ज़रा सा आवाज़ आई, कौन है, तुमसे आराम से नहीं रहा जाता, इस तरह की चीज़ें आपने देखी होगी। तो ये कौन से, इंसोमेनिया, हाइपरसोमेनिया, स्लीप एपेना, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। सेक्सुअल डिस्फंक्शनल, सेक्सुअल डिस्फंक्शनल कि आपको प्रॉब्लम आ रही है सेक्सुअल डिजायर में, अराउजल में, ऑर्गेजम में या रेजोल्यूशन। तो ये सभी जो सेक्सुअल एक्टिविटीज से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होंगे वो सेक्सुअल डिस्फंक्शनल कैटेगरी में। फीमेल सेक्सुअल इंटरेस्ट, अराउजल डिसऑर्डर्स, मेल एरेक्टाइल डिस्फंक्शनल, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, ये सभी डिसऑर्डर्स आते हैं। ओके, जेंडर डिस्फोरिया, a strong and persistent discomfort or distress that a person may feel about their assigned sex at birth। अभी इसको जेंडर डिस्फोरिया को अभी आप स्किप कर दीजिए, इसको हम फर्दर वीडियो में कंप्लीटली इस पर स्पेसिफिक वीडियो बनाना जो प्रेफर करते हैं। ओके, डिसरप्टिव इम्पल्सिव कंट्रोल, डिसरप्टिव इम्पल्सिव कंट्रोल में क्या होगा कि आप इम्पल्सिव बिहेवियर, अग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे। अब इसका ADHD सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, मतलब 4th चैप्टर में। ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर्स, ये तीनों के तीनों इसी चैप्टर में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डिसरप्टिव इम्पल्सिव कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर ये अभी आप इस चैप्टर में कवर कर लेंगे। सब्सटेंस रिलेटेड, सब्सटेंस रिलेटेड अल्कोहल यूज कर रहा है कोई, कैनाबिस, कोकेन। ओके, न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर, अल्जाइमर, डेमेनिशिया ड्यू टू लेवी बॉडी, वेस्कुलर कोग्निटिव इंपेयरमेंट, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में एंटाई सोशल बिहेवियर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी, नार्किसिस्ट पर्सनैलिटी, काफ़ी सुना होगा आपने नार्किसिस्ट यूट्यूब पर। तो ये सभी डिसऑर्डर्स की वैसे काफ़ी लंबी लिस्ट है। आई थिंक आप भी थोड़े परेशान हो गए होंगे और कह रहे होंगे भैया क्या चल रहा है ना, बस नाम ले रहे हैं और आगे चल रहे हैं। भाई अभी के लिए हमें ऐसा ही करना है, आप इनके डिस्क्रिप्शन को पढ़िए, ज़रा सा आपको हिंट मिलेगा, जैसे मैंने अभी बताया आपको थोड़ा थोड़ा
इनसे आप कैरेक्टराइज कर सकते हैं, उनको पहचान पाएंगे कि हाँ ये इस डिसऑर्डर के सिम्टम्स है जो हो सकते हैं। तो इनको समझने के लिए हमें एक एक को बारीकी से समझना होगा। उससे पहले हम करेंगे डेवलपमेंटल पैथोनेजिस। व्हाट आर द रूट कॉजेज ऑफ द पैथोनेजिस, और पैथोनेजिस कह रहा हूँ मैं, पैथोजेनिस। ओके, कि भाई डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उनके रूट कॉजेज क्या हैं, किन किन रीजंस की वजह से एक इंडिविजुअल सफ़र करता है इन सभी प्रॉब्लम से। तो उनमें से हमने इनको कैटेगराइज किया है। सबसे पहले बायोलॉजिकल काज, कि बायोलॉजिकल काजेज में कौन कौन से ऐसे रीज़न है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि किसी एक इंडिविजुअल को सफ़र करने पर मजबूर कर देते हैं, या कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है। साइको सोशल और सोशल कल्चरल। ओके, तो इन सभी को डिस्कस करते हैं। इनसे आपको हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए कि भाई रूट कॉजेज को आप राइट कीजिए। तो बायोलॉजिकल काजेज में सबसे पहले आप सभी को पता है कि जेनेटिक वल्नरेबिलिटीज़ आती हैं। जेनेटिक वल्नरेबिलिटीज मीन्स आपके पेरेंट्स से आपको जीन मिले हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम है, वही जीन्स आप में है, तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि आप भी उन्हीं प्रॉब्लम से सफ़र करेंगे। जेनेटिक वल्नरेबिलिटी दैट कैन इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ मेंटल हेल्थ चैलेंजेस। द जेनेटिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हाउ अ ब्रेन वर्क्स। अब जीन्स हमारे ये डिफाइन करते हैं या डिटरमाइन करते हैं कि हमारा ब्रेन कैसे काम करेगा, and make some individual more susceptible to developing psychological disorder। और ये ज़्यादा चांसेस वहाँ से होते हैं हमारे जीन्स के अकॉर्डिंग कि किसका कैसा नेचर रहने वाला है, किसके साथ कैसा जो डिसऑर्डर हो सकता है अगर उनके पेरेंट्स को है तो। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम क्या कहता है भाई? न्यूरो हो गया हमारे न्यूरॉन से, और एंडोक्राइन हमारे एंडोक्राइन सिस्टम। जब इनमें इंटरेक्शन होती है मीन्स न्यूरॉन नर्वस सिस्टम विच इंक्लूड द ब्रेन एंड नर्व्स, एंड एंडोक्राइन विच इन्वॉल्व द हार्मोन, जो हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। और जब इनमें इंट्रैक्शन होती है ना, तब वहाँ पर कुछ डिसफंक्शन हो सकता है, ठीक है, अफेक्ट हमारे इमोशन, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ओवरऑल मेंटल वेलबींग ऐसे अफेक्ट होती है। तो ये भी एक पॉसिबल रीज़न है कि न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से किसी को मेंटल डिसऑर्डर हो सके। फिजिकल हैंडीकैप, अभी आप ये सोचिए आपकी सोसाइटी में कोई फिजिकल हैंडीकैप पर्सन होगा, तो कई बार क्या होता है, फिजिकली डिसफंक्शन की वजह से ब्रेन पर स्ट्रेस होता है, उन स्ट्रेसेस की वजह से किसी पर्सन को डिसऑर्डर का सामना करना पड़ सकता है। तो प्री नटाल वो रीज़न हो सकता है, जो फिजिकल हैंडीकैप है वो प्री नटाल या पोस्ट नटाल एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से हो सकता है, एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से हो सकता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। तो एनवायरमेंटल कंडीशन में ये सभी इंक्लूड किए जाते हैं जिसकी वजह से फिजिकल डिफेक्ट हो सकते हैं। और कंडीशंस और डिसेबिलिटी वो किसी भी एक पर्सन की मोबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, है ना, सेंसरी इंपेयरमेंट वहाँ पर देखने को मिल सकती है, और इसकी वजह से उनकी लाइफ की सोशल इंटरेक्शंस या फिर हम कहें डेली लाइफ है जो काफ़ी अफेक्ट होगी, जिसकी वजह से उनको डिसऑर्डर से सफ़र करना पड़ सकता है। अर्ली फिजिकल डेप्रीवेशन, अर्ली फिजिकल डेप्रीवेशन मीन्स नीड्स ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट, जैसे कि न्यूट्रिशन, सेफ एनवायरनमेंट, नर्चरिंग केयर, अगर ये हमें मिल रहा है तो एक बच्चा हेल्दी प्रॉपरली ग्रो करेगा, अदरवाइज उसको कोई ना कोई डिसऑर्डर होने के चांसेस वहाँ से बढ़ सकते हैं। हो सकता है डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो जाए क्योंकि एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है ना। सो अर्ली फिजिकल डेप्रीवेशन भी एक रीज़न बन सकता है कि किसी एक बच्चे की किसी भी डेवलपमेंटल स्टेज में कोई डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। साइको सोशल काजेज, साइको सोशल काजेज क्या कहते हैं भाई? पेरेंटल डेप्रीवेशन एंड सेपरेशन। कई बार क्या होता है भाई, बच्चे ना अपने पेरेंट्स से दूर होने से पहले, होने के दौरान, या फिर होने के बाद एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर का शिकार बन जाते हैं। तो इमोशनल इम्पैक्ट जिसे आप बोल सकते हैं फ्रॉम सेपरेशन और इमोशनल डिस्टेंस फ्रॉम केयर गिवर्स, स्पेशली पेरेंट्स। तो पेरेंट्स से ही ऐसा अलग होने पर ऐसा होता है ना कि उनकी ट्रस्ट, सिक्योरिटी या इमोशनल रेगुलेशन में प्रॉब्लम या डिसफंक्शन देखने को मिल सकती है, या वो सिक्योर फील ना करे, है ना। चाइल्डहुड ट्रामा, चाइल्डहुड ट्रामा क्या कहेंगे? मान लीजिए उसके साथ कोई गलत काम हुआ है ना, कोई अब्यूज़ या कोई हरासमेंट हुई है, या फिर उसने काफ़ी सारे वायलेंसेस को विटनेस हो रहा है उनके अपनी फैमिली में, हस्बैंड वाइफ झगड़ा कर रहे हैं, बच्चे उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इनकी वजह से भी चाइल्डहुड ट्रामा भी एक रीज़न हो सकता है या कंट्रीब्यूट कर सकता है किसी भी एक इंडिविजुअल के मेंटल डिसऑर्डर्स में, ओके, या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। पेरेंटल साइकोपैथोलॉजी, अगर पेरेंट्स को है कोई डिसऑर्डर्स, कोई मेंटली प्रॉब्लम है, तो बच्चों को भी मोस्ट प्रोबेबल चांस वहाँ पर रहेंगे कि बच्चों को भी हो। पेरेंटिंग स्टाइल, कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल है? आप लोगों ने पढ़ा होगा अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, आई थिंक परमिसिव और अनइन्वॉल्व।
तो इनमें से कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल वी आर यूजिंग, तो ये भी अफेक्ट करता है कि बच्चों का एनवायरनमेंट कैसा रहेगा। तो मेथड दैट पेरेंट्स चूज टू रेज देयर चिल्ड्रन, द वे पेरेंट इंटरेक्ट। पेरेंटिंग स्टाइल मीन्स कैसे एक पेरेंट इंटरेक्ट करता है अपने बच्चों के साथ, कैसे बाउंड्री सेट कर सकता है, कितनी एक्सपेक्टेशंस बच्चों से रखी जाती है, बच्चों की एक्सपेक्टेशन कितनी कंप्लीट की जाती है। तो ये सभी पेरेंटिंग स्टाइल में, और पेरेंटिंग स्टाइल भी अगर प्रॉपर यूज़ ना किया जाए, जैसे कि अथॉरिटेटिव कंसिडर किया जाता है, अगर अनइन्वॉल्व या परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल रहता है तो वहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन, पॉजिटिव साइकोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई कम्युनिकेशन ना किसी भी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है अगर दोनों पक्षों का कम्युनिकेशन बेहतर है। अगर किसी एक का भी कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो वहाँ पर कम्युनिकेशन की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, समझ रहे हैं, और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने की वजह से बस हो सकता है। तो डिसऑर्डर्स आप लोगों ने कैटेगरी अभी समझ ली होगी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से कौन कौन से डिसऑर्डर्स की संभावना बन जाएगी। तो कम्युनिकेशन, पेरेंट्स में प्रॉपर एडिक्वेट कम्युनिकेशन ज़रूरी है। ओके, डिसरप्टेड फैमिली रिलेशनशिप, अब ये कम्युनिकेशन से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो रिलेशनशिप अच्छी नहीं होगी, रिलेशनशिप अच्छी नहीं होगी तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर कोई ना कोई डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकता है, जैसे कि डिप्रेशन। ज़्यादातर बच्चों में यही एक मोस्ट कॉमन और फेमस डिप्रेशन हो गया भाई बच्चों। किस वजह से हो गया? फैमिली में झगड़ा हो रहा है। किस वजह से हो गया? पेरेंट्स झगड़ा कर रहे हैं, पेरेंट्स छोड़ के चले गए। इनकी वजह से, फैमिली रिलेशनशिप की वजह से, अनस्टेबल या डिस्फंक्शनल फैमिली डायनामिक्स दैट कैन इंक्लूड कॉन्फ्लिक्ट, डाइवोर्स, इनकंसिस्टेंट केयर गिविंग की वजह से बच्चों में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। सोशल की बात करें, सोशो कल्चर की, तो किसी एक पर्टिकुलर कल्चर्स के आप एक्सपेक्टेशन कि आप एक पर्टिकुलर कल्चर से बिलोंग करते हैं तो उसमें आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है ना, आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, तो वो हमारी साइकोलॉजी की, हमारे हम क्या कहेंगे, साइकी को, हमारी को अफेक्ट करती है। साइकी मीन्स एनर्जी को, है ना। तो इम्पैक्ट इंडिविजुअल वेलबींग को अफेक्ट करती है, ठीक है, जिस भी कल्चर में हम रह रहे हैं। है पैथोजेनिक सोसाइटल इन्फ्लुएंस। पैथोजेनिक सोसाइटल इन्फ्लुएंस मीन जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा एंड अदर सोसाइटल प्रेशर दैट नेगेटिवली अफेक्ट इंडिविजुअल। मीन्स आपको मान लीजिए कोई किसी रिलीजन से है, भाई आप इस धर्म से बिलोंग करते हो, तुम्हें यहाँ नहीं जाने की अनुमति है, या तुम यहाँ नहीं, यू कांट गो देयर, आप यहाँ नहीं जा सकते, आप यहाँ पर एंट्री नहीं है आपकी। तो रिलीजन बेस पे या कल्चर बेस पे आपका ये कल्चर नहीं है तो आप यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन देख सकते हैं आप। कोई स्टिग्मा, कोई धब्बा लगा दे, नहीं तुम्हारी सोसाइटी ने ऐसे किया, तुम्हारे कल्चर से ऐसे आए जाते हैं। तो वो सभी क्या है, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल लें, जैसे कि आप लोग देखेंगे ना, जितने भी टेररिस्ट अटैक होते हैं तो वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग आपको आगे ज़्यादा देगा। ऐसा नहीं होता कि दूसरे समुदाय के लोग होते नहीं हैं, वो भी होते हैं, लेकिन उस मुस्लिम पूरे समुदाय को गलत कहना सही नहीं है, समझ पा रहे हैं। तो स्टिग्मा कहीं ना कहीं वो एक पर्टिकुलर, किसी छोटे बच्चे को पता है थोड़ी है यार कि ऐसा कोई कर रहा है, समझ रहे हैं, तो वो धब्बा उसके ऊपर भी लगता है। तो कहीं ना कहीं मेंटल वेलबींग उनकी भी अफेक्ट होती है। ओके, डिसऑर्डर एनजेंडरिंग सोशल रोल्स, आपके सोशल रोल से रिलेटेड या सोशल चेंज जो सोसाइटी में रैपिडली चेंज होते हैं, इनके आधार पर जो अनसर्टेनिटी बनती है, उन अनसर्टेनिटी के बिहाव पर भी बच्चों को डिसऑर्डर या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या मेंटल वेलबींग उनके अफेक्ट हो सकते हैं। तो ये कुछ रीज़न थे या रूट कॉजेज थे, सोशो कल्चर कॉजेज या सोशल कॉजेज और बायोलॉजिकल कॉजेज, जो कि स्पेसिफिक कोई भी डिसऑर्डर के रीज़न हो सकते हैं। इन फर्दर वीडियोस आप लोग देखेंगे कि जब भी हम कोई डिसऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं तो उनमें सभी में हम एटियोलॉजी ऑफ स्पेसिफिक डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। एटियोलॉजी मीन्स रूट कॉज ऑफ बिहाइंड दैट स्पेसिफिक डिसऑर्डर। तो रूट कॉज क्या होंगे? बायोलॉजिकल होगा, साइकोलॉजिकल होगा, या फिर सोशो कल्चरल होगा। इन्हीं में से आपको लिखने होंगे। अगर आप ये कर लेंगे तो आप आगे वो उनमें भी लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं? आप एक बार नेक्स्ट वीडियो देखेंगे ना, आपको सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी तक हमने किया भाई सेकंड लेसन में और थर्ड लेसन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता था मैंने वो डिस्कस किया। ओके, आप फोर्थ लेसन को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है चाइल्डहुड मेंटल डिसऑर्डर। भाई चाइल्डहुड मेंटल डिसऑर्डर, अब हम शुरू कर रहे हैं हमारे डिसऑर्डर्स को। जो लिस्ट हमने वहाँ पर ऊपर पढ़ी थी उनमें से कुछ डिसऑर्डर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को करने से पहले हम करेंगे ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ऑटिस्टिक डिसऑर्डर भी आप इसको बोल सकते हैं। इसके पीछे रीज़न है, मैं आपको वो रीज़न बता देता हूँ, फिर हम चलते हैं आगे। परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, उसके बाद हम बात करें रेट सिंड्रोम, एस्पर्जर सिंड्रोम, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। ये सभी DSM-4 TR, DSM, अभी आपको क्वेश्चन ये अराइज हो रहा होगा मन में, भाई ये DSM क्या है।
आई थिंक आपको पता भी होगा। तो DSM है भाई डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ये आपको एक मैनुअल प्रोवाइड कर दिया जाता है जिसमें से आप उन डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स को देखेंगे। जब आपके पास कोई क्लाइंट आएगा आप उनके सिम्टम्स को नोट करेंगे, आप उस मैनुअल में से मैच करेंगे, अच्छा तो इसको स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स है, इसमें ज़्यादा सिम्टम्स मैच करते हैं तो हम इसके लिए ये थेरेपी लगाएंगे। समझ पा रहे हैं? एक ICD होती है, एक DSM होती है। ओके, DSM 4 प्रीवियस सेशंस में थी, अभी DSM 5 आ चुकी है। तो जो मैं करवाने वाला हूँ ना वो DSM 5 के अकॉर्डिंंग होगा, DSM 4 के अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो दैट्स वाई हम पहले डिस्कस करेंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। जितने भी मैंने अभी बताया आपको डिसऑर्डर, ये सभी ASD के अंडर है जो आ जाएंगे। सारे के सारे सिम्टम्स सेम मिलेंगे आपको लगभग अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। सभी मतलब ऐसे नहीं है कि मैंने लाइन टू लाइन सेम मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली सिम्टम्स आपको सेम मिलेंगे। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है, इसको समझने के लिए आप एक स्पेक्ट्रम को समझिए। आप लोगों ने अगर 9th-10th में देखा होगा, एक वाइट लाइट होती है भाई, एक वाइट लाइट या लाइट वाइट ही होती है। तो जब आप उसको प्रिज्म से गुजारते हैं ना, प्रिज्म से जब आप इसको पास करते हैं तो आपको 7, हम कहें 7 कलर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब 7 कलर को स्पेक्ट्रम बोल दिया जाता है। समझ पा रहे हैं? एक लाइट से काफ़ी सारे कलर देख रहे हैं। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो हमारे न्यूरॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में न्यूरॉन्स में डिसफंक्शन की वजह से या ब्रेन की स्ट्रक्चर फंक्शन की वजह से कोई भी बच्चा सफ़र करता है ASD से, ठीक है। अभी ASD क्या है आपको कैसे पता चलेगा? सोशल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी। सोशल कम्युनिकेशन समझते हैं, है ना। जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, आप घर से बाहर निकलेंगे, सोसाइटी में कम्युनिकेट करेंगे। रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, रिपीटेटिव बिहेवियर, इंटरेस्ट में रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेंगी। एक ही बिहेवियर बार बार आप करके दिखाने की कोशिश करेंगे, आप नहीं मीन्स पेशेंट। पॉसिबली सेंसरी सेंसिटिविटीज। स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मीन्स वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स एंड देयर सिवियरिटी कैन बी वेरी वाइडली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये किसी को भी हो सकता है या कोई भी इसे सफ़र कर सकता है। इनकी जो सिवियरिटी है या हम कहें इंटेंसिटी, वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो अब सिम्टम्स ऑफ ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के सिम्टम कौन कौन से हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। 3 ही मेन है यहाँ पर। इम्पेयरमेंट इन सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम। सोशल, अभी देखिए सोशल आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, सोशल इंटरेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन वहीं यूज होगा, ठीक है। बिहेवियर, आप किसी के साथ जो बिहेव शो कर रहे हैं तो वो भी बिहेवियर है जो कम्युनिकेशन में हम इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने इनको अलग अलग करके दिखाने की कोशिश की है। सोशल कम्युनिकेशन इंटरेक्शन में आता है, मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, फेल टू रिस्पॉन्ड इज हर नेम, आपने किसी को बताया अरे आ रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो, अब आ रहा हो वो ASD है, ASD से सफ़र कर रहा है। तो आ रहा हो आपका रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। अगर रिस्पॉन्स दे रहा है तो भाई एक बार उसने कहा यहाँ, पूरी बात नहीं बताई, आपने फिर से बात की, अगर बात की भाई पूरी नहीं बताई, फिर भी आपने पूछा यहाँ कहाँ, तो फिर वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं बता पा रहा। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ? कम्युनिकेशन वहाँ पर है ही नहीं, इंटरेक्शन है ही नहीं, है तो थोड़ी है, अगर थोड़ी है तो वो डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। नॉर्मल इंटरेक्शन क्या होती है कि आप किसी से बात करें तो जब तक बात ना खत्म हो जाए आप इंटरेक्शन करते रहते हैं। लेकिन बिना बात खत्म हुए हमारी इंटरेक्शन अगर वीक पड़ रही है, हम इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं हमारी इंटरेक्शन वीक है, कम्युनिकेशन वीक है। समझ पा रहे हैं? तो रसिस्ट, कडलिंग और होल्डिंग, आप अपने आप को टच नहीं करने देना या खुद ही अकेले अकेले खेलना। पुअर आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, ना तो समझना और ना समझाना। मीन्स मैंने कहा कि समझ में आ गया, आप लोगों ने कहा क्लास में यस, तो मीन्स आप अपनी गर्दन को हिला रहे हैं कि हाँ मुझे समझ में आ गया, आप मुझे कांटेक्ट कर पा रहे हैं, मैं आपकी आई टू आई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअल इंटरेक्शन में क्या होता है, जब हम किसी से बात करते हैं तो हम कहते हैं हाँ भाई बताओ क्या बात है, ऐसा होता है ना, अच्छा अच्छा चलो फिर वहाँ चलते हैं, हम उनकी आंखों में देखते हैं, उनके चेहरे की तरफ देखते हैं। लेकिन अगर कोई ASD सफर्ड पेशेंट है तो वो ऐसा नहीं करेगा, अच्छा असल में तो बोलेगा ही नहीं, है ना, बोलना उसको पसंद ही नहीं है। तो डोंट स्पीक, डजंट स्पीक और हैज़ डिले स्पीच, कांट स्टार्ट ए कॉन्वर्जेशन और कीप गोइंग। ओके, स्पीक विद अबनॉर्मल टोन्स, अलग अलग आवाज़ों में बात करना उसको अच्छा लगेगा शायद, ठीक है। रिपीटेड वर्ड, एक ही बात को बार बार रिपीट करना, सेंटेंस को रिपीट करना। डज नॉट अपीयर टू अंडरस्टैंड सिंपल क्वेश्चंस को समझना नहीं, फीलिंग्स को नहीं समझना किसी की, ना ही अपनी को एक्सप्रेस करना अच्छे तरीके से, ना तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है, ना ही वो अपनी दूसरों की फीलिंग को समझ सकता है। इनअप्रोप्रिएट अप्रोच है सोशल इंटरेक्शन बाय बीइंग पैसिव, एग्रेसिव एंड डिसरप्टिव। अगर इंटरेक्शन कर भी रहा है तो अग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है। तो ये कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं,
इंट्रैक्शंस में आपको देखने को मिली। आप इनको एक बार पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़िएगा। अभी मैं 1 to 1 लाइन टू लाइन सभी आपको बताऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी भाई। 25 पेजेस है इस वीडियो में, ठीक है, और अभी हम 11 पेज पे आए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास पैटर्न ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर कैसा शो करेगा? रिपीटेटिव मूवमेंट होगी, हो सकता है क्लैप कर रहा हो बार बार, क्लैपिंग ही क्लैपिंग, या सेल्फ हार्म बिहेवियर शो कर रहा है, खुद को यूँ, कई बच्चे होते हैं ना खुद को चाटा लगाते हैं ऐसे, या खुद दोनों हाथों से पीटना शुरू कर देते हैं, या फिर हेड बैंगिंग। हेड बैंगिंग मीन्स आप सिर को हिला रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से हिला रहे हैं। कई बार आपने देखा हो भाई किसी में भूत आ जाता है, किसी में देवी देवता डाइटरी पावर आ जाती है, तो ऐसा होता है ना कि वो एक अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन किसी में ऐसा कुछ हो जाता है तो आप कहेंगे कि अरे यार तुम्हें तो ASD है। कंसिस्टेंट पैटर्न शो होगा। ये सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिम्टम्स है, अभी आप इनको पढ़ना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। परेशान हो जाते हैं भाई अगर थोड़ा सा भी उनकी रूटीन में चेंज कर देना तो काफ़ी ज़्यादा परेशान डिस्टर्ब महसूस करेंगे। कोऑर्डिनेशन, अब ऑड मूवमेंट शो करेंगे। हो सकता है आपको यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिख के दिखाया कि आप पैरों की उंगलियों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फैसिनेटिंग बाय डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट बट स्पिनिंग व्हील ऑफ ए टॉय कार बट डजंट अंडरस्टैंड द ओवरऑल पर्पस ऑफ फंक्शनिंग। अब मान लीजिए किसी को रिमोट कंट्रोल कार दे दी जाए और वो उसको बाउंसिंग बैक करने की सोच रहा है कि हम इसको ज़मीन पे जैसे ही मैं हिट करूँगा तो वो बाउंस करेगी। ऐसा थोड़ी होगा, वो तो यार बिखर जाएगी, है ना। तो चीज़ों का प्रॉपर वे से यूज़ ना कर रहा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप ये पॉइंट्स खुद पढ़ेंगे, ठीक है। पैटर्न ऑफ बिहेवियर और सोशल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, क्योंकि काफ़ी लंबी लिस्ट है भाई। आपको इंटरेस्ट है तो आप पढ़िए, मुझे इंटरेस्ट है, मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, लेकिन वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, आई थिंक आप बोर हो जाएं, ठीक है। तो आप इन पॉइंट्स को अपने आप पढ़िएगा। मैंने वीडियो को यहाँ पे रोक दिया, वीडियो को पॉज करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, काफ़ी ईजी है, ओके। तो अब आपको यहाँ से समझ में आ जाता है भाई ASD क्या है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है। अब बात करते हैं परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जैसा कि मैंने बताया, इसको DSM-4 में कंसीडर किया जाता था, अब इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है ASD के अंडर ही। यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम है जो सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स, बिहेवियर और लर्निंग में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ASD के कुछ सिम्टम्स यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन ना करना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल क्या होता है? फेशियल, ऐसा कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे, समझ पा रहे हैं। वर्बल में जैसे अभी हम कर ही पा रहे हैं। डिफिकल्टी सोशल इंटरेक्शन नहीं करना, ठीक है। अनयूजुअल वे ऑफ प्लेइंग विद टॉयज, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको। कुछ एग्जांपल्स में इसलिए बता देता हूँ या कुछ लाइनें मैं इसलिए पढ़ देता हूँ, तो कहीं ना कहीं आप देखिए मैंने अभी रिपीट की, तीनों चारों लाइनें मैंने अभी रिपीट की, नीचे ASD में की, इसलिए की क्योंकि आपको पता चले कि कितने रिजेंबल करते, कितना मैच करते हैं दोनों एक दूसरे से। एडजस्टिंग टू चेंज इन ए रूटीन और फैमिलियर, मैंने बताया कि थोड़ा सा चेंज होने पर भी वो डिस्टर्ब महसूस करेंगे अपनी लाइफ रूटीन में। रिपीटेटिव बॉडी मूवमेंट, चेंजिंग रिस्पॉन्स टू साउंड, टेम्पर टेंट्रामेंट, डिफिकल्ट स्लीपिंग, एग्रेसिव बिहेवियर, fearfulness और एंजाइटी, ऑल दीज आर द सिम्टम्स ऑफ PDD, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। होप यू अंडरस्टैंड दीज टू टॉपिक, PDD, ASD। नाउ वी विल डिस्कस रेटिस सिंड्रोम। अब रेटिस सिंड्रोम क्या होता है भाई, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, हो सकता है आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाए। रेटिस सिंड्रोम इज अ रेयर जेनेटिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट प्राइमरली अफेक्ट फीमेल्स, जो ज़्यादातर फीमेल्स को अफेक्ट करता है। ऐसा क्यों करता है ये भी हम देखते हैं, क्या रीज़न है इसका। तो यहाँ पर रीज़न है भाई छोटा सा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कभी आप इसको गौर ना करें इस पर। रेटिस सिंड्रोम MECP2 जीन, जो कि एक्स क्रोमोसोम्स, फीमेल की एक्स क्रोमोसोम्स पर एक जीन होता है जिसका नाम MECP2 है, इसमें चेंज आ जाता है। चेंज के दौरान ये एक रीज़न बनता है कि रेटिस सिंड्रोम से कोई भी फीमेल है जो सफ़र करती है। अब आपको ये तो पता होगा फीमेल्स में XY क्रोमोसोम्स होते हैं, तो जो एक्स क्रोमोसोम सॉरी फीमेल में एक्स क्रोमोसोम्स XX क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। आप इसको ठीक कर लीजिएगा भाई, मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, ओके। तो XX क्रोमोसोम्स होते हैं, तो जो X क्रोमोसोम्स पर MECP2 जीन में चेंज या म्यूटेशन आप बोल सकते हैं, उनकी वजह से। और ये जीन जो MECP2 है, ये किस में रोल प्ले करता है? ब्रेन की डेवलपमेंट और फंक्शनिंग। और मैंने क्या बताया था कि जब हमारे कोई भी डिसऑर्डर है, ब्रेन में स्ट्रक्चर में, फंक्शन में डिसफंक्शन की वजह से डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो ब्रेन की डेवलपमेंट अगर सही नहीं होगी, फंक्शन सही नहीं करेगा, डिसऑर्डर हो सकता है। और अगर MECP2 जीन की वजह से हुई है तो रेटिस सिंड्रोम होगा, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, रिग्रेशन, आप अक्वायर्ड चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं। हैंड मूवमेंट, हैंड मूवमेंट मीन्स हैंड वॉशिंग, बार बार आप हाथ धो रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं, ओके।
आपकी हेड साइज, फीट या हैंड में स्लो ग्रोथ देखने को मिल रही है। ब्रीदिंग एबनॉर्मैलिटी, कि आप सांसों को रोक रहे हैं या फिर तेज तेज सांस ले रहे हैं। दौरे हो सकते हैं वहाँ पर आ जाएं किसी बच्चे को। डिफिकल्टी विद कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट, वॉकिंग डिफिकल्टीज हो सकती है, मसल स्टिफनेस, थोड़ी अकड़न महसूस हो सकती है, समझ रहे हैं। स्पीच एंड कम्युनिकेशन चैलेंज या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, ये सभी सिम्टम्स या कैरेक्टरिस्टिक्स आप जो रेटिस सिंड्रोम में इंक्लूड कर सकते हैं। होपफुली आपको यहाँ पर रेटिस सिंड्रोम समझ आ गया होगा। मोस्टली फीमेल्स को परेशान करेगा क्योंकि एक्स क्रोमोसोम्स पर MECP2 नाम का जीन होता है जो कि कंट्रीब्यूट करता है ब्रेन की डेवलपिंग और फंक्शनिंग को। अगर इसमें म्यूटेशन या चेंज आ जाता है तो ब्रेन की फंक्शनिंग और डेवलपमेंट दोनों अफेक्ट होंगी, जिसकी वजह से रेटिस सिंड्रोम हो जाता है। होपफुली अब आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे एस्पर्जर सिंड्रोम की। एस्पर्जर सिंड्रोम भी ASD की कैटेगरी में ले दिया गया है 2013 से पहले, है ना। तो ऐसा था भाई, दिस डिसीजन वाज मेड इन 2013 ड्यू टू वेरियस फैक्टर, ओवरलैपिंग सिम्टम्स और स्पेक्ट्रम नेचर ऑफ ASD। ठीक है, अब ये भी मैं छोड़ सकते हैं, अभी आपको ये तो समझ आ गया होगा। जो ASD के सिम्टम्स है वही आप एस्पर्जर्स में लिख सकते हैं। ओके, DSM-4 में एस्पर्जर सिंड्रोम को जाना जाता था। अभी आप इनको पढ़िएगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहिए या फिर आपका होमवर्क। ओके, अब आप कहेंगे ऐसे तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे 24 पेजेस, अभी भैया आपको 15 पेजेस से पहुंचे। चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, CDD। अब भैया DSM-4 में, DSM-4 डायग्नोस्टिक स्टेटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर 4th एडिशन, अब 5th एडिशन आ चुका है। तो उस दौरान भी क्या होता था, इसको अलग कंसिडर किया जाता था, जैसे कि हमने एस्पर्जर्स को या फिर क्या किया था, एक PDD, 2 डिसऑर्डर किए, तो ये भी ASD के अंडर ही आएंगे। तो इसको भी आप अपने आप कीजिएगा, ये भी आपका होमवर्क हो गया। अब हम बात करते हैं ADHD, जो हमने कहा था कि हम अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है भाई, आप अपने घर में बच्चों को देखिए, एनर्जी लेवल देखिए कितना पीक पे है। आप थोड़ा सा काम करने के बाद थक जाते हैं, थकावट महसूस करते हैं, लेकिन बच्चे इधर उधर भागते रहते हैं, बेवजह भागते रहते हैं, लेकिन वो ज़रूरी है ना। लेकिन ADHD कब कहेंगे, जब कंसिस्टेंसी से ऐसा है कि वो रुक ही नहीं रहे, बेवजह भागे जा रहे, मीन्स एंगर, एग्रेसिव बिहेवियर, हाइपर एक्टिविटी, ये सभी सिम्टम्स हैं, मेन सिम्टम्स है ADHD के। चलिए थ्योरी पढ़ते हैं, समझते हैं क्या कहता है। एग्जाम में आपको कैसे लिखना होगा अगर ADHD आ जाए। तो ADHD इज अ कॉमन न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर दैट प्राइमरली अफेक्ट चिल्ड्रन, जो बच्चों को ये अफेक्ट करेगा सबसे पहले, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन ये अडल्टहुड तक भी चल सकता है अगर इसको क्योर ना किया जाए। ठीक है, सो परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ इन अटेंशन, बच्चा अटेंशन ही नहीं कर पाएगा। आप लोगों ने कई बच्चे देखे होंगे, उनका फोकस बन ही नहीं पाता। आप कहेंगे इधर देखो इधर देखो, अगर आप स्कूल में टीच कर दे तो आपको पता होगा इन चीज़ों के बारे में। हाइपर एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी में बिल्कुल ज़ोरों शोरों से पार्टिसिपेट करना, इधर उधर भागना, इम्पल्सिविटी नेचर शो करना, जो जिनकी वजह से डेली फंक्शनिंग अफेक्ट होगी। एग्जाम्पल, आप कहेंगे डेली फंक्शनिंग ADHD की वजह से कैसे अफेक्ट होगी। अब मान लीजिए बच्चे का टेंशन ही नहीं है, आपका टेंशन ही नहीं है, मान लीजिए, ठीक है, ये अज्यूम करना है आप लोगों को, है नहीं, आपका टेंशन बहुत, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपका टेंशन बहुत है। मान लीजिए अब आपका टेंशन है नहीं, टेंशन नहीं, इट मीन्स आपका फोकस इस नोट्स पे नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर नहीं है, आप सुन नहीं पा रहे हैं। अगर आप सुन नहीं पाएंगे तो आप एग्जाम में लिखेंगे कैसे, तो हो गई ना डेली फंक्शनिंग अफेक्ट। ऐसे ही बच्चों के साथ है, आप आज आपने कोई टेबल उनको बताया, कोई ABCD अल्फ़ाबेट्स आपने उनको सिखाया, उनको ध्यान ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। ठीक है, इधर उधर भागने में लगे हुए हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इसको छेड़ना कभी उसको छेड़ना, तो उसकी वजह से उसकी डेली फंक्शनिंग अफेक्ट होगी ना होगी। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो वो कुछ समझ नहीं पाएगा, सीख नहीं पाएगा। समझ पा रहे हैं। सो इन अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी आर द की बिहेवियर ऑफ ADHD। ये आपको सिर्फ ये समझना है, इन अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी। ठीक है, नॉर्मल फॉर ऑल चिल्ड्रन टू बी इनिशिएटिव, हाइपर एक्टिव, इम्पल्सिव समटाइम, बट फॉर चिल्ड्रन विद ADHD दिस बिहेवियर आर मोर सीवियर एंड ऑकर। अब आप समझ पा रहे हैं कि नॉर्मल, ये सभी जितने भी एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, कुछ भी आप लगा लीजिए, वो डिसऑर्डर बनने में टाइम लगता है, लेकिन एक सर्टन लेवल पर ये सभी चीज़ें ज़रूरी है एक ह्यूमन को ह्यूमन रहने के लिए। ठीक है, कभी आप कहें कि मेरे में तो ना एंजाइटी होनी ही नहीं चाहिए, मेरे में तो ना नेगेटिव इमोशन होने ही नहीं चाहिए, मेरे में डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, या मेरे में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है भाई। बिल्कुल आप वो लक्ष्मण वाली रेखा ना खींचिए। ठीक है, होगा सब कुछ, लेकिन एक लिमिट में, एक बैलेंस में होगा। ठीक है, जो आपकी लाइफ की फंक्शनिंग को अफेक्ट ना करे।
कुछ साइंस की बात करते हैं एडीएचडी की कौन कौन से है। इन अटेंशन में क्या होगा, क्लोज अटेंशन, पे अटेंशन नहीं पे कर सकता जिसकी वजह से स्कूल वर्क और अदर एक्टिविटीज़ में उसको प्रॉब्लम आने वाली है। डिफिकल्टी सस्टेनिंग अटेंशन इन टास्क और प्ले एक्टिविटीज, अब टीचर ने बोल दिया कि आपको ये टास्क करना है लेकिन उसका अटेंशन बन ही नहीं पा रहा, फोकस ही नहीं बन पा रहा। डज नॉट सीम टू लिसन व्हेन स्पोकन टू डायरेक्टली, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि मैं बोलता जा रहा हूँ आप सुन ही नहीं पा रहे, तो ये भी है। डज नॉट फॉलो थ्रू एन इंस्ट्रक्शन एंड फेल टू फिनिश स्कूल वर्क, अब मैंने आपको बताया आपने सुना नहीं तो ऑब्वियस है कि आप उस कमांड को कैसे पूरा करेंगे, उस इंस्ट्रक्शंस को कैसे पूरा करेंगे। मैंने कहा कि आप एस्पर्जर सिंड्रोम अपने आप पढ़िए, आपने नहीं सुना, आपने नहीं फोकस किया, तो आप कैसे उसको कर लेंगे। तो आप क्या कहेंगे, फेल टू फिनिश स्कूल वर्क, चोज, ड्यूटीज इन द वर्क प्लेस, जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। डिफिकल्ट ऑर्गेनाइजिंग टास्क और एक्टिविटी, किसी भी टास्क को ऑर्गेनाइज करने में, किसी एक एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने में प्रॉब्लम होगी। अवॉइड डिसलाइक रेल्यूकेंट टू एंगेज इन अ टास्क दैट रिक्वायर सस्टेन मेंटल एफर्ट, उन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट बच्चा करेगा ही नहीं जिसमें लंबे समय तक अटेंशन, मान लीजिए मेडिटेशन बच्चों को पसंद होता नहीं क्योंकि उसमें भाई आंख बंद करके कुछ करना नहीं होता एक्चुअली, है ना। और जो ADHD का पर्सन होगा, ADHD का जो बच्चा होगा, वो मेडिटेशन का तो नाम से ही उसको चिढ़ आएगी, ठीक है, इरिटेशन महसूस करे, अबे क्या कर रहा है। तो ऑफन लूज थिंग नेसेसरी फॉर टास्क और एक्टिविटीज, टॉयज, स्कूल असाइनमेंट, पेंसिल, बुक, इज ऑफन ईजिली डिस्ट्रैक्टेड बाई एक्सट्रेनियस स्टिमुलस। ऐसा होता है नहीं कि क्लास में बंदर आ जाते हैं, आप विंडो से बाहर देखेंगे बंदर है, तो उनका फोकस क्लास में नहीं होता, टीचर्स फिर उनको डांट लगाते हैं, चाटा या जो भी उनको लगाते हैं, आप कहेंगे कि आप क्लास में फोकस करो, थोड़ी देर बाद फिर से बाहर बंदर की तरफ देखिए। तो ADHD के शिकार हो सकते हैं, ठीक है, आसानी से चीज़ों को भूल जाना। हाइपर एक्टिविटी इंपल्सिविटी में क्या कहेंगे, इधर उधर भागना, हैंड और फीट स्क्विरम इन सीट, ऑफन फिडीज, बेकार में भाग रहे हैं, बेकार में थकावट कर रहे हैं शरीर में। ऑफन लीव सीट इन क्लासरूम और इन अदर सिचुएशन विच रिमेनिंग सीटेड इज एक्सपेक्टेड, जहाँ पर मान लीजिए कोई कॉन्सर्ट है या कोई सेमिनार है क्लास में, अब टीचर सभी क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ भाई आज तो बच्चे आराम से बैठेंगे, लेकिन वो बच्चा वहाँ पर भी नहीं बैठता भाई जहाँ पर एक्सपेक्टेशन होती। नेक्स्ट, ऑफन हैज डिफिकल्टी प्लेइंग, ऑफन रन, ऑफन ऑन द गो, ब्लर्ड आंसर, बिना बात के आप आंसर, क्वेश्चन करने से पहले आपको आंसर देना, ये सभी सिम्टम्स आप पढ़िएगा हाइपर एक्टिविटी इंपल्सिव नेचर के हैं। काज क्या है भाई, कौन कौन से कारण हैं, अभी देखिए मैंने क्या बताया था, वही सेम रीज़न आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है जीन की वजह से भी पेरेंट्स ADHD से, तो आपको ओबियस प्रीडिस्पोज रहेंगे आप। एनवायरमेंटल फैक्टर मीन्स जैसे कि टॉक्सिन, लेड अब मेटल होता है ना, लेड मेटल, आई थिंक मेटल और नॉन मेटल, इनमें से कोई एक होता है, अगर आप उसके एक्सपोजर में आ जाते हैं तो ADHD के शिकार हो सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। अल्कोहल और टोबैको यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या लो बर्थ, प्री मैच्योर बर्थ या लो बर्थ वेट, तो ये भी रीज़न हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आएंगे जो किसी बच्चे को ADHD के शिकार बना सकते हैं। ब्रेन इंजरी, फूड एडिटिव्स, अब फूड एडिटिव्स क्यों भाई, ऐसा कंसिडर किया जैसे चॉकलेट हो गई जिनमें ज़्यादा एनर्जीज है, ज़्यादा शुगर है, तो हम ये कहेंगे कि उनको अब्जॉर्ब करने के लिए बच्चा ज़्यादा एक्टिविटी शो करेगा, तो फूड एडिटिव। हालांकि ये प्रॉपर ऐसा नहीं है कि बस सटीक आंसर नहीं है कि यही रीज़न है, ये पॉसिबल है कि ब्रेन इंजरी हो सकती है, फूड एक्टिविटी हो सकती है, एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, जीन हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि ADHD एनवायरमेंटल फैक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर जीन्स तो है ही है किसी भी डिसऑर्डर में। नेक्स्ट वन आता है ऑपोजिशनल डेफिएंट और डिसऑर्डर। अब तो ये बिहेवियर डिसऑर्डर होंगे अभी से जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। अब ऑपोजिशनल मीन्स आपके अपोजिट, जैसे कि स्कूल अथॉरिटी, मीन्स आप खतरनाक बिहेवियर शो कर रहे हैं एक अथॉरिटी के रिगार्डिंग, मीन्स हम कहेंगे आप डेफिएंट, डिसोबिएंट, हॉस्टाइल बिहेवियर किसी एक अथॉरिटी रिगार्डिंग, वो पेरेंट्स हो सकता है, टीचर हो सकती हैं, ठीक है। अब ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर आपने किया, एक है कंडक्ट डिसऑर्डर। कंडक्ट डिसऑर्डर ये भी बिहेवियर डिसऑर्डर है जो कि रिपीटेटिव परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ अग्रेसिव डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर दैट वायलेट द राइट्स ऑफ अदर्स। यहाँ पर आप सोसाइटी से रिलेटेड जो आप रूल्स को ब्रेक करते हैं वो कंडक्ट डिसऑर्डर होगा, समझ पा रहे हैं। अथॉरिटी के अगेंस्ट होंगे तो वो क्या है, ODD, ठीक है, ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। अगर आप सोशल रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स को ब्रेक कर रहे हैं, तो आप कंडक्ट डिसऑर्डर कहेंगे। सिम्टम्स, आर्ग्यूइंग विद अडल्ट्स, आप अपने अडल्ट से, मान लीजिए आप टीचर से बात करें, भाई तुम क्या कर लोगे, तुम बाहर आके मिलना,
समझ पा रहे हैं? रिफ्यूजिंग टू कंप्लाई विद रिक्वेस्ट और रूल सेट बाय एडल्ट्स, जो आपके टीचर्स ने, पेरेंट्स ने जो भी रूल सेट किए हैं वो आप उनको फॉलो नहीं कर पा रहे। डेलिबरेटली आप किसी को परेशान कर रहे हैं, टीज कर रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स पास कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। ब्लेमिंग अदर फॉर मिस्टेक और बिहेवियर, आप हो सकता है आप अपने मिसबिहेव के लिए दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं। ईजिली अनॉयड और टच्ड बाय सीमिंगली माइनर थिंग, छोटी छोटी चीज़ों से आप परेशान हो जाना। स्पिटफुलनेस और विंडिक्टिवनेस, स्पिटफुलनेस और विंडिक्टिवनेस मीन्स आपके अंदर दूसरों के प्रति कुछ हार्मफुल फीलिंग कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। ऑफन, और आप चाहते हैं कि मैं उनको बदला लूँ वहाँ से। रिबेलियस बिहेवियर आप शो करें, समझ पा रहे हैं? कंडक्ट डिसऑर्डर के क्या होंगे? अग्रेसिव टुवर्ड पीपल और एनिमल, इंक्लूडिंग बुलिंग, फिजिकल असोल्ट, थ्रोट, इंटिमिडेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। आप होता है ना कि आप क्या करें, स्कूल में ऐसा बोला जाता है कि आप रिलैक्स रहें। रिलैक्स मीन्स आप आराम से रहें, डिसिप्लिन में रहें, आप उन डिसिप्लिन, उन सोशल नॉर्म्स को ब्रेक कर रहे हैं। या फिर आप रेड लाइन होती है हमारी, लाल बत्ती, आप उसको पार कर जाते हैं। रेड लाइट होती है, रेड लाइट को आप जंप कर जाते हैं, तो ये क्या है? कंडक्ट डिसऑर्डर। लाइंग और स्टीलिंग, आप झूठ बोल रहे हैं या आप चोरी कर रहे हैं। सीरियस रूल ब्रेकिंग बिहेवियर इन स्कूल और एट होम, आप जो स्कूल्स के रूल्स हैं या कि आपको ऐसा होता है ना स्कूल बंक नहीं करना, तो ये सभी स्कूल्स का रूल है लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं। तो आप स्कूल्स में रूल्स में सोसाइटी के नॉर्म्स को, रूल्स रेगुलेशंस को ब्रेक कर रहे हैं तो कंडक्ट डिसऑर्डर। अगर आप किसी अथॉरिटी फिगर से आप उल्टे शब्दों में बात कर रहे हैं तो वो ओडीडी, ठीक है, अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, ओके। अथॉरिटी फिगर को डायरेक्टली आप मिसबिहेव कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं। अब बात करेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर की। एंजाइटी डिसऑर्डर को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी करेंगे सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, एसएडी। अब सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में भी आपको इतना बताऊंगा नहीं। क्यों नहीं बताऊंगा भाई? क्योंकि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का मीनिंग क्या है? आप अपने पेरेंट्स से अलग हो रहे हैं। अब अलग होने से पहले आपको पता चल जाता है आपको हॉस्टल जाना है, और हॉस्टल जाने से पहले ही आपके अंदर एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, एक्सेसिव वरी। मैं कैसे रहूँगा मेरे पेरेंट्स के बिना? खाना कौन बनाएगा? मेरी ड्रेस कौन वॉश करेगा? या मुझे तैयार कौन करेगा? मेरे कपड़े कौन निकालेगा अलमीरा से? ये सभी चीज़ें, एक्सेसिव वरी आप कह सकते हैं। मेरा ध्यान कौन रखेगा? इससे मैं शाम को आके बात करूँगा। तो ये सभी सिम्टम एंड सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, जो पेरेंट्स को, मतलब एंजाइटी आप लोगों को अब समझ में आ गई होगी। तो सेपरेशन एंजाइटी मीन्स आप अपने पेरेंट्स से, स्पेशली केयर गिवर से अलग हो रहे हैं, तो वो होती है भाई सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, ओके। एक्सेसिव डिस्ट्रेस ड्यूरिंग आफ्टर सेपरेशन, बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर सेपरेशन, एक्सेसिव वरी अबाउट लूजिंग द केयर गिवर्स, डिफिकल्टी टॉलरेटिंग बीइंग अलोन अवे फ्रॉम केयर गिवर। काफ़ी प्रॉब्लम होती है शुरू में जब हम हॉस्टल्स में जाते हैं, आपको प्रॉब्लम होती है कि मैं कैसे काम करूं, कैसे रहूं, मेरा मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता क्योंकि मैं पेरेंट्स से दूर आ गया हूं। लेकिन जैसे जैसे आपके फ्रेंड्स बनते चले जाते हैं, आप नॉर्मल फील करते हैं। और अगर कोई बच्चा अकेला ऐसा महसूस करता है तो उसे सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, अगर वो सफ़र कर रहा है उन कंडीशन से लंबे समय तक, ठीक है। फ्रीक्वेंट फिजिकल कंप्लेंट्स, ओके। चाइल्डहुड डिप्रेशन। अब चाइल्डहुड डिप्रेशन में क्या होता है कि भाई चाइल्डहुड डिप्रेशन इज ए मूड डिसऑर्डर। अब ऐसा कहा जाता नहीं बच्चे को डिप्रेशन हो रहा है, तो आप उसको समझिए यहाँ पर, जैसे कि बच्चे को चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस। ऐसा होता है कि बच्चा दुखी दुखी महसूस कर रहा है, होपलेसनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट दैट इंटरफेयर विद देयर डेली लाइफ फंक्शनिंग एट लीस्ट 2 वीक। 2 हफ्ते कम से कम, और उससे ज़्यादा अगर कोई बच्चा सैड फील कर रहा है, होपलेसनेस फील कर रहा है, किसी पर्टिकुलर चीज़ में जिसका इंटरेस्ट था वहाँ से उसका इंटरेस्ट गायब होता जा रहा है, तो हो सकता है उसको डिप्रेशन है। कुछ सिम्टम्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि इरिटेबिलिटी, तो इरिटेशन होगी जब भी आप बात करेंगे, आपसे बात नहीं करेगा। एंगर, गुस्सा शो करेगा। कॉन्टिन्यूस फीलिंग ऑफ सैडनेस, हरदम दुखी रहना। होप को बिल्कुल खो देना। सोशल विड्रॉल, अकेला आइसोलेशन कर लेना, खुद को आइसोलेट कर लेना, ठीक है। इंक्रीज सेंसिटिविटी टू रिजेक्शन, चेंज इन एपेटाइट, ऐसा होता है ना कि भूख ना लगना। चेंज इन स्लीप, वोकल आउटब्रस्ट, डिफिकल्ट कंसंट्रेटिंग, फटीग और लो एनर्जी, फिजिकल कंप्लेंट्स, रिड्यूस एबिलिटी। इतने सारे सिम्टम्स हैं, ये इनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका ना सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूँ चिल्ड्रन डिप्रेशन का, कई बार आप कॉलेज से आते हैं या स्कूल से आते हैं तो आप परेशान होते हैं, बात नहीं करते अपने घर वालों से, शाम को खाना नहीं खाया, और उस दौरान पेरेंट्स ने पूछा बच्चे ठीक है आ रहे हो, तुम ठीक हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आप अपने अंदर की फीलिंग्स को बाहर निकाल पाते हैं, बता देते हैं, आपको पता है आपके पेरेंट्स उस बात को सुनेंगे, तो डेफिनेटली आप उस जो प्रॉब्लम से रिलीफ आपको मिल जाता है। अदरवाइज अगर वो लंबे समय तक ऐसा, आप कॉलेज से बाहर
मीन्स आप हॉस्टल में हैं और तब आप ऐसी सिचुएशन से, मान लीजिए आपके साथ कुछ हरासमेंट हुई है और आप अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते, तो उस दौरान डिप्रेशन हो सकता है। तो ये रीजन डिसऑर्डर, कोई भी एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर से आप सफ़र कर सकते हैं। हम बात करते हैं मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन से आपको इतना तो समझ में आता है भाई जिस बच्चे को दिमागी प्रॉब्लम हो, है ना। लेकिन मेंटल रिटार्डेशन को अब मेंटल रिटार्डेशन नहीं कहा जाता, क्योंकि ये कहने में अच्छा नहीं लगता है। आप किसी को बोलते हैं कि आप मेंटली रिटार्ड पर्सन, तो उसकी फीलिंग्स भी होती हैं यार, उसको भी अच्छा नहीं लगता, उसको बुरा लगता है, सीधी सी बात है ना। तो इसलिए अब यहाँ कहा जाता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इस वर्ड को चेंज कर दिया जाता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब इसमें अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन APA और अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी AAIDD, इन्होंने भी इसको पास कर दिया भी हाँ, अब इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलेंगे। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को समझने के लिए ना यहाँ पर 4 स्टेजेस है: माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, मॉडरेट मेंटल, सीवियर मेंटल, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, और उसके बाद आपका चैप्टर डन। ठीक है, क्या होता है कि mental retardation is a developmental disability that first appear in children under the age of 18। 18 से पहले हमें पता लग जाती है ना। डिफाइन एज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। अब मेंटल रिटार्डेशन का मीनिंग सीधा सा फंक्शन है कि भाई उसके इंटेलेक्चुअल जो फंक्शनिंग है लेवल वो कम है, IQ लेवल कम होगा, उसकी डेली लाइफ उसकी IQ की वजह से अफेक्ट होगी। मीन्स नॉर्मल IQ होता है तो लाइफ नॉर्मल चलती है, कुछ ना कुछ हम कर लेते हैं, लेकिन IQ लेवल कम होगा या दिमागी तौर से बीमार होगा कोई बच्चा, तो मेंटली रिटार्ड उनको बोल दिया जाता है। हम ये कह सकते हैं आप स्किल्स उनको सिखा रहे हो वो सीख नहीं पाएंगे क्योंकि उनके अंदर IQ नहीं है ना। तो वो गलती उनकी नहीं होती, लेकिन एनवायरमेंटल रीज़न हो सकती है, जीन्स हो सकती है, साइकोलॉजिकल सोशल रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो उसको समझने के लिए क्या होता है भाई, 4 कैटेगरी को समझेंगे। माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, जितने भी मेंटल रिटार्डेड पर्सन आप लोगों ने अभी तक देखे होंगे, तो वो ज़्यादातर चांसेस है कि अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ दीज कैटेगरी मेंटली रिटार्ड पर्सन, वो 85% माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन कैटेगरी में लाई करती है। रीज़न क्या है भाई, 85% मीन्स क्या होता है कि मान लीजिए 100% है इंडिया में, मान लीजिए आप 100% है जो कि मेंटली रिटार्ड है, तो आप देखेंगे उनमें से 85% माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरी में लाई करते हैं। उनका IQ लेवल 50 to 75 है, वो अपनी लाइफ को ठीक ठाक चला लेते हैं। अप टू हम कहेंगे 6th ग्रेड तक वो स्टडी कर सकते हैं, कुछ स्किल्स वो अटेन कर सकते हैं। उसके बाद आती है मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन मीन्स अप्रोक्सीमेट 10% पीपल मॉडरेट में आते हैं, मीन्स बिलो एवरेज। यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो IQ लेवल है वो 35 to 55, यहाँ पर कितना था 50 to 75। देखिए IQ लेवल डाउन ज़्यादा जा रहा है ना, तो यहाँ पर उनको प्रॉब्लम कहाँ आती है, सेल्फ केयर में। ठीक है, वो खुद की केयर नहीं कर पाते या उनको अपनी डेली फंक्शनिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे दूसरों से, अपने घर पे अपनी ज़रूरतों को नहीं एक्सप्रेस कर पाना, इमोशंस फीलिंग्स बिहेवियर को एक्सप्रेस ना कर पाना। तो मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन में 10% मीन्स हमारे 85 हमारे माइल्ड में आ जाते हैं, 10 हमारे यहाँ पर आ जाते हैं, तो कितना हो गया भाई 95 हो गया, है ना। नेक्स्ट आता है सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, मीन्स काफ़ी प्रॉब्लम है भी बच्चों को यहाँ पर 3 to 4%। इनका IQ लेवल 20 to 40 होता है। देखिए दे मे मास्टर वेरी बेसिक सेल्फ केयर स्किल्स एंड सम कॉमन कम्युनिकेशन स्किल्स। मैनी सीवियरली रिटार्ड इंडिविजुअल आर एबल टू लिव इन ए ग्रुप ऑफ होम। अब उनको घर पे ही केयर की ज़रूरत होती है। ठीक है, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन मीन्स जहाँ पर IQ लेवल 20 to 25 सबसे सीवियर से भी सीवियर कंडीशन हो जाती है, जहाँ पर 1 या 2% ऐसे पर्सन पाए जाते हैं, भगवान ना ही करे कोई यहाँ पर लाई करे। ठीक है, सो प्रोफाउंडेड रिटार्डेड इंडिविजुअल IQ स्कोर 20 to 25, they may be able to develop a basic self care and communication skills with appropriate sport and training। अब उनको स्पोर्ट और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा कि हाँ भाई अपनी जो लाइफ को कैसे आपको जीना है। लेकिन काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है भाई इस तरह की सिचुएशन में, तो उनको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट की ज़रूरत तो होती ही है ना। अगर मिल जाए तो बेहतर है, अदरवाइज़ भाई क्या ही कर सकते हैं। तो ये हमारा लेसन था 2, 3, 4, जहाँ पर हमने कुछ डिसऑर्डर्स ADHD, एस्पर्जर्स या ODD की बात करें, या फिर हमने क्या क्या किया SAD, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, इस तरह के कुछ डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया, क्लासिफिकेशन किया, रूट कॉजेज़ को समझा, क्या डेवलपमेंटल रूट कॉजेज़ हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मेंटल वेलबींग को जो अफेक्ट करती हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम इन फ्यूचर या इन फर्दर वीडियोस में डिसऑर्डर्स को ही डिस्कस करेंगे। तो इस तरह की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, यहाँ तक आप आ गए हैं, तो आपकी मर्ज़ी है कि आप कंटेंट लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ।
It's totally depend upon you. There is no compulsion from our end. So if you want to take note, then you can contact us with help of WhatsApp and email ID. दोनों के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएंगी। ₹9 पर PDF हम चार्ज कर रहे हैं इन PDFs के लिए। तो इस पूरी PDF के लिए आपको ₹9 ही पे करने हैं। ऐसा नहीं है कि 2 3 4 लेसन है तो यहाँ पे 27 आपको बोल दे कि पे करो। ओके, तो यहाँ से लेसन कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।